नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के तहत मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा 13वां और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को एक क्रम से नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आए उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ एआरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच बनाया गया है, जिसे हम जानते हैं फाउंडेशन बैच के नाम से। इस फाउंडेशन बैच के तहत आरओ एआरओ प्रीलिम्स और मेंस के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाता है। प्रत्येक टॉपिक्स के आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलती है और टेलीग्राम पर ग्रुप बना करके बराबर टेस्ट लिए जाते हैं। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि अगर आपने मन बना लिया है कि आपको आरओ एआरओ की आगामी परीक्षा में बैठना है और सफलता प्राप्त करना है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में वो सभी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं जिसकी कि आपको आवश्यकता होती है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कई जगहों पे भटकना नहीं होगा, बल्कि सारा मटेरियल आपको एक जगह से मिलेगा और आपको मन लगा करके मेहनत करने की आवश्यकता केवल शेष बचेगी। तो निश्चित रूप से ये जो कोर्स है वो आपकी सफलता में सहायक होगा, ऐसा हम सभी का विश्वास है। अगर आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी करना चाहते हैं तो आप 9506742546 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सारी डिटेल कोर्स से जुड़ी हुई आपको दे दी जाएगी। आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई कोर्स पे। अब हम सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक कुल 40 प्रश्नों को हमने देख लिया है, अब उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ता हूं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी शेरशाह, सी अकबर और डी शाहजहां। तो ये यूपी आरओ एआरओ मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है और ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। तो पूछा जा रहा है कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? तो इसका हमारा उत्तर है शेर शाह सूरी ने किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किया था। तो 41 का हमारा जो उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो कुल 4 घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पहला दोराह का युद्ध, दूसरा कन्नौज का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध और चौथा चौसा का युद्ध। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चुनाव करना है, यानी इन युद्धों को हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन ये प्रश्न हम इसको मानेंगे। तो दोराह या जिसे दोहरिया का युद्ध कहते हैं, ये लड़ा गया 1532 में। तो मुगल शासक हुमायूं और महमूद लोदी के बीच ये लड़ा गया 1532 में, जिसे हम कहते हैं दोहरिया का युद्ध। इसके बाद चौसा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, हम जानते हैं 1539 में लड़ा गया शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें कि हुमायूं की पराजय हो गई। कन्नौज का युद्ध भी जो 1540 में लड़ा गया वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच ही लड़ा गया और इस युद्ध के पश्चात भारत में हुमायूं के भाग्य का निर्णय हो गया। उसकी भाग्य की पताका फिर से तभी लहराई जब शेर शाह सूरी का अंत हो गया। ये जो सामूगढ़ का युद्ध था ये मुगल उत्तराधिकार का युद्ध था और ये औरंगजेब
और उसके भाई दारा सिकोह के बीच हुआ 1658 में। ठीक है, तो अब हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो दोराह का युद्ध होगा 1532, तो एक सबसे पहले होना चाहिए ऑप्शंस में, तो एक सबसे पहले है बी में और सी में, यानी ए और डी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद एक के बाद 4 होना चाहिए, चौसा का युद्ध 1539, तो एक के बाद 4 कहाँ है, तो एक के बाद हमें 4 दिख रहा है बी में। तो सबसे पहले दोराह का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध और सबसे अंत में सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, ये हमारा उत्तर सही है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इब्राहिम लोदी और डी शेरशाह सूरी। तो निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन शिक्षित शेरशाह था और इसे बहुत अच्छा प्रशासक माना जाता है। तो शेरशाह हमारा उत्तर है डी। अगला, अकबर का शासन जाना जाता है, तो अकबर का शासन क्यों जाना जाता है? 4 ऑप्शंस हैं। क्षेत्रों को जीतने के लिए, 2 अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, 3 न्यायिक प्रशासन के लिए, 4 उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो इसमें से सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। तो निश्चित रूप से अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए। तो अकबर ने एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बहुत सारे क्षेत्रों को उसने मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से मुगल साम्राज्य को अस्थायी की तरह बना दिया। न्यायिक प्रशासन के लिए भी वो जाना जाता था, लेकिन चौथा उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं जाना जाता है उसे, बल्कि उसे धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। सुलह ए कुल की नीति का प्रवर्तक था अकबर। तो 44 का 1, 2, 3 सही है और 4 सही नहीं है, तो बी हमारा उत्तर है। 44 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ए इब्राहिम गारदी, बी हकीम खान सूर, सी टार्डी बैग और डी महमूद लोदी। तो यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में लड़ा गया महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच, उसमें महाराणा प्रताप के अतिरिक्त राजपूत सेना का सेनापतित्व कौन कर रहा था, यानी कौन महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था इन चारों ऑप्शंस में से? तो हमारा उत्तर है हकीम खान सूर। तो 45 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? यह प्रश्न है आरओ प्री 2016 का। तो किस परिवार ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ये राजपूताना के परिवार हैं, वंश हैं। तो ए राठौर, बी सिसोदिया, सी कछवाहा और डी चौहान। तो हमारा उत्तर है सी। तो अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था भारमल कछवाहा आमेर के। इन्होंने अपनी पुत्री हरखा भाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। यह सबसे पहला वैवाहिक गठजोड़ था मुगलों और राजपूतों के बीच। इसके बाद जो है यह सिलसिला आगे बढ़ा। ठीक है, तो 46 का सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाओं का उल्लेख है। पहला, अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह आमेर जयपुर। दूसरा, तुकारोई का युद्ध। तीसरा, मालवा पर मुगल आक्रमण। और चौथा, उड़ीसा का कर रानी की विजय। अब ये यूपी आरओ मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। निश्चित रूप से ये प्रश्न बेहद कठिन प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर तलाशते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि यूपी आरओ मेंस 2021 में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से काफी प्रश्न पूछा गया और सब लगभग जो है कठिन के ही श्रेणी में थे। तो इसमें सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण, ये 1561-62 का समय, बाज बहादुर यहाँ का शासक था, ये सबसे पहले हुआ। इसके बाद आमेर की राजकुमारी हरखा बाई का विवाह अकबर से हुआ, यह भी 1565 में हुआ। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा का कर रानी की विजय, तो
उड़ीसा में उत्कल जो प्रदेश था वहां के शासक थे मुकुंद देव। इन पर 1568 में जो कर रानी सल्तनत थी उसने जो है आक्रमण किया मुकुंद देव पर, जो उत्कल के शासक थे। तो उड़ीसा का कर रानी का विजय हुआ 1568 में। इसी युद्ध में काला पहाड़ ने सेनापतित्व करने का काम किया था। काला पहाड़ के बारे में बंगाल के रीजन में बहुत बात होती है। काला पहाड़ को बताया जाता है कि वो हिंदू था जो कन्वर्ट हो गया था मुस्लिम में, और उसके बाद जो है उसके नाम का बहुत बड़ा आतंक था। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारा चौथा आसमान ऑप्शन है तुकारोई का, ये 1575 में हुआ दाऊद खां कर्रानी और मुगल साम्राज्य के बीच, जिसमें दाऊद खान का अंत कर दिया गया और बंगाल सल्तनत का पूरा इतिहास जो कर रानी सल्तनत था वो समाप्त हो गया और सीधे जो है बंगाल अकबर के अधीन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण, तो 3 सबसे पहले होना चाहिए। 3 देखिए केवल और केवल डी में सबसे पहले है। तो पहले मालवा पर मुगल आक्रमण, फिर आम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1, फिर 4 उड़ीसा का कर्रानी विजय 1568 और सबसे अंत में तुकरोई का युद्ध 1575। ठीक है, देखिए ये निश्चित रूप से कठिन प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या शीर्षक है? ए अनवार ए सुहेली, बी रज्मनामा, सी हस्त बहिस्त और डी अयार दानिश। तो निश्चित रूप से महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। अगला, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? ए अब्दुल कादिर बदायूनी, बी अबुल फजल, सी निजामुद्दीन अहमद और डी शेख मुबारक। तो इस ऑप्शन में हमारा उत्तर है ए अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अगला प्रश्न, अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जजिया की समाप्ति, दूसरा इबादत खाना का निर्माण, तीसरा महजर पर हस्ताक्षर और चौथा दीने इलाही की स्थापना। तो ये अकबर के शासन काल में हुआ और किस क्रम में हुआ, यही प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए जजिया की समाप्ति तो 1564 में हुई। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण हुआ 1575 में। इसके पश्चात महजर पर हस्ताक्षर हुआ 1579 में। ये महजर क्या था? तो महजर के माध्यम से अकबर ने धार्मिक विषयों में भी उसके सर्वोच्च व्याख्याकार की उपाधि अपने पास ले ली कि वही धार्मिक विषयों में सर्वोच्च व्याख्याकार है। ठीक है, और दीने इलाही की स्थापना, तो दीने इलाही एक प्रकार से एक नए धर्म की तरह ही था। ये 1582 में दीने इलाही को अकबर ने चलाया। ठीक है, तो आइए देखें। तो सबसे पहले जजिया की समाप्ति हुई, फिर इबादत खाना का निर्माण हुआ फतेहपुर सीकरी में, फिर महजर पर हस्ताक्षर हुआ और दीने इलाही की स्थापना। तो 1 2 3 4 यानी ये सब सही एक क्रम से पहले से ही है। तो 50 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? यूपी आरओ मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पहला राजा मान सिंह तोमर, बी तानसेन, सी सदारंग अदारंग और डी माल गुजरी। तो देखिए राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर घराने से जुड़े हुए, यानी ग्वालियर के राजा, और इन्हें ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। साथ ही साथ ये खुद ध्रुपद का गायन करते थे और इन्होंने कई रागों की रचना की, जिसमें कि राग गुर्जर तोड़ी, राग माल गुर्जरी आदि रागों का इन्होंने विकास किया। अगर हम तानसेन की बात करते हैं अकबर के शासनकाल में, तो तानसेन के बारे में हमने बचपन से सुना है कि तानसेन बहुत अच्छा गाते थे और उनके 2 राग, एक तो राग मल्हार के बाद
बारे में हमने सुना है कि जब वो राग मल्हार का गायन करते थे तो बारिश होने लगती थी। और एक उनका दूसरा राग था जो राग दीपक था। तो राग दीपक के बारे में यह है कि जब वो राग दीपक गाते थे तो दीपक जलने लगते थे। तो इस तरह से, तो ये तो बहुत बड़े नाम। तानसेन, इसके अलावा सदारंग अदारंग, ये जो है मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ख्याल गायन से जुड़े हुए थे, ये बड़े नाम थे। ठीक है, ये माल गुर्जरी नहीं है इसमें, तो यही हमारा उत्तर है डी। ठीक है, तो डी हमारा 51 का उत्तर है डी। राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग, ये सब हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे। अगला, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेल्स्टर हाकिन्स, निकोलो मनुची और पीटर मुंडी। तो एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? यह 2016 का प्रश्न है। ए हुमायूं, बी औरंगजेब, सी जहांदार शाह और डी जहांगीर। तो निम्नलिखित में से जिसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है उसका नाम है जहांगीर। तो इसका मकबरा है शहादरा, लाहौर में। और हम जानते हैं कि वर्तमान में शहादरा लाहौर कहाँ स्थित है? तो वो पाकिस्तान में स्थित है। तो ये भारत से बाहर स्थित है। अगला, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने की। इस स्तंभ पर और किसका लेख मिलता है? इन चारों ऑप्शंस में से ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी दारा शिकोह। तो इसमें से समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से जहांगीर का लेख मिलता है। तो ए हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो शाहजहां के समय में सिजदा को समाप्त कर दिया गया। सिजदा यानी एकदम बादशाह के सामने जो है साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम करना। ठीक है, इसे गैर इस्लामी माना गया, लेकिन बलबन ने इसका प्रारंभ किया। सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो यह आसान प्रश्न है, सब जानते हैं। जिंदा पीर कौन है? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब और डी आदिल शाह। तो देखिए, इसमें से औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वो 5 वक्त का नमाजी था। इसके अतिरिक्त तो वो टोपी सिल करके जो पैसा उसे मिलता था उसी से उसका रहन सहन चलता था। जहां की बहुत बड़े बड़े हरम थे, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, जहां पूरा नृत्य संगीत से दरबार सजा रहता था, वहां इसने इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसे एक आदर्श जीवन के रूप में माना गया और इसे जिंदा पीर के रूप में खिताब मिला। हालांकि भारतीय इतिहास में औरंगजेब का नाम बिल्कुल कुख्यात है। इसने पूरी तरह से अव्यवस्था पूरे देश में कर दी। इसके राज्य में एक अलग विभाग का ही निर्माण किया गया था कि जो मंदिर को तोड़ता हो। पूरा का पूरा 25 साल का इसका दक्षिण का अभियान, एक एक अन्न का दाना उपजना बंद हो गया। तो बड़ी बुरी दुर्गति जो है इसके साथ हुई और आश्चर्यजनक रूप से इसका शासनकाल भी बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो बड़ी दुर्दशा हो गई देश की। 56 का सी। अगला, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ए दिलेर खां, बी जय सिंह, सी जसवंत सिंह और डी शाइस्ता खां। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी तरह से मुगलों को परेशान करके दक्षिण में रखा हुआ था और कोई मुगल सेनापति कामयाब नहीं हो पा रहा था। शाइस्ता खां का तो उन्होंने पूना के लाल महल में घुस करके उस पर आक्रमण किया। हालांकि उसका पुत्र मारा गया, लेकिन उसकी केवल एक हाथ ही कटी। तो अंततः जो है जय सिंह
कछवाहा को ये जिम्मेदारी मिली कि जाओ और शिवाजी को घेरने का काम करो, और अंततः मजबूर होकर के छत्रपति शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो जय सिंह मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। बी हमारा उत्तर है। अगला, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने और डी औरंगजेब ने। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया डी औरंगजेब ने। ठीक है, 58 का डी। अगला, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ए दारा शिकोह, बी शुजा, सी औरंगजेब और डी मुराद। तो इनमें से शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को, और यही माना जा रहा था कि शाहजहां का जो उत्तराधिकारी होगा वो दारा शिकोह होगा। और दारा शिकोह एक सेकुलर व्यक्ति के रूप में था, धर्मनिरपेक्ष के रूप में उस काल के अनुसार। इस काल के अनुसार तो कोई भी मुगल शासक धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन उस समय की स्थितियों के आधार पे इसे माना जाता है कि ये धर्मनिरपेक्ष शासक होता। लेकिन औरंगजेब जो कि एकदम धार्मिक रूप से कट्टर था, उसने जो है सत्ता पर अपना नियंत्रण बना लिया। तो शाह बुलंद इकबाल की शाहजहां ने उपाधि दी थी दारा शिकोह को। ये हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में क्या है? तो बादशाह है। सूची 2 में क्या है? तो दीवान है। अब देखिए, ये पक्के तौर पर इस तरह की सूची नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एक बादशाह के कार्यकाल में केवल एक ही दीवान नहीं रहा। अकबर का तो शासनकाल बहुत लंबा था, औरंगजेब का शासनकाल भी लगभग उसी इतना लंबा था, 49 साल के आसपास का शासनकाल था। लेकिन अब इस तरह का प्रश्न, कठिन प्रश्न बनाने की जो होड़ लगी है आयोग में, तो उसी का ये एक जीता जाता नमूना है। ठीक है, तो इसमें से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, गियास बेग, एतमादुल्ला, असद खान, मुजफ्फर खान, सादुल्ला खान। तो इसमें से हम सबसे आसान जहांगीर का वजीर था, गियास बेग, एतमाद-उद-दौला, ये नूर जहां का पिता था। ठीक है, तो बी का 1 हमें कहां दिखता है? बी का 1 हमें केवल डी में दिखता है, तो यह डी हमारा उत्तर है। तो 60 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आइए एक बार मैच करें। तो ए का है 3 अकबर मुजफ्फर खान, बी का है 1 जहांगीर गियास बेग एतमाद-उल्ला, सी का है 4 शाहजहां सादुल्ला खान और डी का है 2 औरंगजेब असद खान। ठीक है, तो यही हमारे सही सुमेलित हैं डी। अगला, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने और डी शाहजहां ने। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। बी हमारा उत्तर है। तो 61 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने लिखा? ए लेडेन और रस्किन, बी विलियम हाकिंस, सी फिंच और डी विलियम जोन्स। तो ये यूपीआरओ मेंस 2017 में पूछा गया। तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया। तो जॉन लेडेन और विलियम रस्किन। ठीक है, यही हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा किस हिंदू धर्म का ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ए रामायण, बी महाभाष्य, सी महाभारत और डी अष्टधाई। तो रज्मनामा हिंदू ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है। अब आप देख रहे हैं कि रज्मनामा से ही कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए प्रश्न निश्चित रूप से रिपीट होते हैं। तो आप इसी को देख लीजिए, 3 प्रश्न हमें दिख गया। ठीक है, तो रज्मनामा महाभारत। अगला, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। पहला, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा, मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे। तीसरा, मनसबदारों के 3 वर्ग थे और चौथा, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर
सही कूट से उत्तर चुनना है। चारों कथन सही हैं, चारों कथन गलत हैं, इस तरीके से। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे। तो मनसबदारों के 3 वर्ग थे, तो मनसबदारों के 3 वर्ग थे। इसके बाद दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो ये भी सही नहीं है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 यानी डी सही है। तो 64 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निश्चित रूप से 1 कन्नौज का युद्ध, 2 चौसा का युद्ध, 3 तालीकोटा का युद्ध, 4 खानवा का युद्ध। तो इनको हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में। किसके किसके बीच? तो राणा सांगा और बाबर के बीच। इसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में। किसके किसके बीच? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। कन्नौज का युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच 1540 में लड़ा गया। और तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया 1565 में। जो 5 दक्कनी सल्तनतें थी, कुछ लोग बताते हैं कि बरार उसमें शामिल नहीं था, तो 4 जो दक्कनी सल्तनतें थी और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये जो है 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, निर्णायक युद्ध था। ठीक है, तो अब इसे हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो खानवा का युद्ध यानी 4 सबसे पहले। तो देखिए 4 सबसे पहले तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी। डी में नहीं है तो ये इसको तो हटा देते हैं। 4 के बाद होना चाहिए 2 यानी चौसा का युद्ध। तो 4 के बाद 2 कहाँ है? सी में भी है और ए में भी है। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद कन्नौज का युद्ध यानी 4, 2 और 1। तो 4, 2 और 1। उसके बाद 3 तालीकोटा का युद्ध। तो ए, यही 65 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली में, आगरा में, औरंगाबाद में, लाहौर में। तो दारा सिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। ये हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही काल क्रमानुक्रम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला अहमद शाह अब्दाली, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा जहांगीर और चौथा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अब इसमें से देखिए, इसमें से सारे ऑप्शन हम देखेंगे तो एक चीज तो हमें स्पष्ट रूप से समझ आएगी कि जहांगीर का शासनकाल इनमें सबसे पहले होना चाहिए। तो जहांगीर का शासनकाल है 1605 से लेकर के 1627 तक। ठीक है, इसके बाद हम देखें मोहम्मद शाह का कार्यकाल, तो ये हमें दिखता है 1719 से लेकर 1748 तक। नादिर शाह का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ 1719 से 48। और उसके बाद 1837 से 57 तक का कार्यकाल हमें दिखता है बहादुर शाह द्वितीय का। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और इसी के समय 1761 में प्रसिद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो इसमें जहांगीर सबसे पहले होना चाहिए 3। तो इसमें देखिए 3 सी में सबसे पहले है, तो सबसे पहले 3 यानी जहांगीर, उसके बाद 2 मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद 1 अहमद शाह अब्दाली और सबसे अंत में होना चाहिए बहादुर शाह द्वितीय, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति में विद्रोहियों की हार हुई और बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित करके अंग्रेजों ने भेज दिया कहां पे? रंगून में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला कन्नौज का युद्ध, दूसरा चंदेरी का युद्ध, तीसरा तालीकोटा का युद्ध और चौथा चौसा का युद्ध। ये पूछा गया यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 में। देखिए इतना प्रश्न देखने के बाद ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा
हो गया होगा कि आपको जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं भारतीय इतिहास में उन्हें याद रखना है, क्योंकि उनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए दिया जा सकता है, सुमेलित करने के लिए भी दिया जा सकता है, जिसके उदाहरण आप देख रहे हैं। तो आपको प्रमुख युद्धों की एक लिस्ट बना करके निश्चित रूप से उसे याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में खानवा के युद्ध के बाद मेदिनी राय और बाबर के बीच। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ चंदेरी का युद्ध। ऑप्शंस में देखें, 2 सबसे पहले होना चाहिए, तो 2 सबसे पहले किस में है? 68 में। तो यही हमारा उत्तर है, 2 सबसे पहले यानी कि चंदेरी का युद्ध, 4 उसके बाद यानी चौसा का युद्ध, उसके बाद 1 यानी कन्नौज का युद्ध और उसके बाद 3 तालीकोटा का युद्ध सबसे अंत में। तो 68 का हमारा यही उत्तर है, बी 2 4 1 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। 1 अहिल्याबाई होलकर, 2 रानी दुर्गावती, 3 रानी पद्मिनी और 4 रानी ताराबाई। तो इन 4 महिलाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, कौन सबसे पहले कौन उसके बाद। तो रानी पद्मिनी तो हम जानते हैं कि ये महाराणा रतन सिंह की पत्नी थी और इन्होंने जौहर किया। ठीक है, तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी के काल का विषय है। रानी दुर्गावती गोंडवाना की ये रानी थी, अकबर के शासनकाल का समय है इनका। इसके बाद ताराबाई, तो ताराबाई मराठा शासिका या मराठा साम्राज्य की संरक्षक के रूप में इन्होंने काम किया 1700 से लेकर 1708 तक। मराठा साम्राज्य को जब छत्रपति संभाजी, छत्रपति राजाराम चले गए तो उसके बाद मराठा साम्राज्य को साहू से पहले 8 वर्षों तक इन्होंने ही सफलतापूर्वक संभाला और मराठा संघर्ष इनके नेतृत्व में जारी रहा। और सबसे अंत में है अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने कि 1766 से लेकर के और 1795 तक इंदौर के होलकर राजवंश का नेतृत्व किया। वहां की ये शासिका रही और बहुत ही धर्मपरायण महिला। उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया, जिसमें से कि काशी विश्वनाथ का जो वर्तमान मंदिर है, क्योंकि वो औरंगजेब के समय तोड़ दिया गया था, तो उसकी स्थापना भी इन्होंने कराई। बहुत बड़ा इनका नाम है। तो 3 सबसे पहले होगा, तो 3 कहां सबसे पहले? बी और सी में है, यानी डी उत्तर नहीं होगा, ए उत्तर नहीं होगा। तो सी सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद 3 के बाद 2 होगा, तो 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4 होगा ताराबाई और सबसे अंत में अहिल्याबाई होलकर। तो ये 69 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में तो यात्री हैं और सूची 2 में वो किस वर्ष आए ये है। ये आरओ यारो मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, हाकिंस, विलियम हाकिंस आया 1608 में मुगल दरबार में, जहांगीर के शासनकाल में। टॉमस रो 1615 में आया, ये भी जहांगीर के शासनकाल में ही आया और ये दोनों ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं। राल्फ फिश ये 1585-86, ये सबसे पहले जो आने वाले थे इंग्लैंड से यात्री, उसमें था। तो डी का 3। आइए अब सुमेलित करते हैं। तो ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? ए का 2 हमें दिख रहा है डी में भी और बी में भी, यानी ए हमारा उत्तर नहीं होगा और सी हमारा उत्तर नहीं होगा। टॉमस रो बी का 2, तो बी का 2 हमें कहां दिख रहा है? बी का 1। टॉमस रो बी का 1 हमें कहां दिख रहा है? बी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है, यानी इन दोनों के सुमेलन से हमें उत्तर नहीं मिलने वाला है। राल्फ फिश डी का 3 हमें कहां दिख रहा है? डी का 3 हमें बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है। तो हम जानते हैं सी उत्तर हो नहीं सकता,
बी और डी में से कोई उत्तर हो सकता है, तो यही बी हमारा उत्तर है। अब इसमें मनुची बचा और ये सी का 4 है। ठीक है, तो 70 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में तो शासक हैं, सूची 2 में उनके द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया वो है। तो देखिए, बाबर, जामा मस्जिद, संभल, हुमायूं, दीन पनाह, अकबर, जहांगीरी महल और जहांगीर एतमाद उद दौला का मकबरा इसी का शासनकाल में नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर का ये ससुर था। ठीक है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी सबसे पहले से ही सुमेलित है। तो 71 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो नृप निर्माता किसे कहा गया मुगल काल में? ए हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, बी नासिर खान और जकारिया खान, सी सास हुसैन और अब्दुल हुसैन और डी मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। तो निम्नलिखित में से मुगल काल में राजा बनाने वाले नृप निर्माता के नाम से हुसैन अली और अब्दुल्ला खान प्रसिद्ध थे और इन्होंने 1713 से लेकर के 1720 तक मुगल साम्राज्य में अपने प्रभाव को बनाए रखा। सबसे पहले इन्होंने फर्रुखसियर को शासक बनाया 1713 में और पहली बार मराठों की मदद से फर्रुखसियर की हत्या इन्होंने कर दी। पहली बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये पहला मामला था कि मुगल साम्राज्य के अमीरों ने अपने शासक की हत्या कर दी। तो मराठों की मदद लेकर के फर्रुखसियर की हत्या इन दोनों भाइयों ने की और उसके बाद एक क्रम से रफी उद्दौला, रफी उद्दुरजात और अंत में मोहम्मद शाह रंगीला को इन्होंने गद्दी पर बैठाया और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही इनका फिर अंत हो गया, इनका प्रभाव विलुप्त हो गया। तो ये हमारा उत्तर है। अगला, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ए अर्जुन देव, बी रामदास, सी हर राय और डी तेग बहादुर। तो किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो इसका उत्तर है बी। 73 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, अगला, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? ए रूपकुंड, बी हेमकुंड, सी ताराकुंड और डी ब्रह्मकुंड। तो निम्न में से हेमकुंड स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। तो 74 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया? अब एक तरफ तो आपने बात देखी कि अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी। अब दूसरी तरफ ये देखिए कि अकबर के वंशजों ने सिख गुरुओं को मृत्यु दंड का भी आदेश दिया और ये मृत्यु दंड उस तरह का नहीं होता था कि फांसी लगा दिया गया, बहुत तड़पाया जाता था इसमें। ठीक है, तो 1 गुरु अंगद, 2 गुरु अर्जुन देव, 3 गुरु हरगोविंद और 4 गुरु तेग बहादुर। तो देखिए, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर इन दोनों लोगों को मृत्यु दंड दिया गया था। 2 और 4 हमारा उत्तर है, यानी 75 का जो हमारा उत्तर है ये है 1। तो 1606 में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के समय में मृत्यु दंड दिया गया और 1675 में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के शासनकाल में मृत्यु दंड दिया गया। तो 2 और 4 हमारा उत्तर है। अगला, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ए गुरु हरगोविंद ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जुन देव ने और डी गुरु तेग बहादुर ने। तो देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद देकर के की थी। तो जहांगीर के पुत्र खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव ने की थी और इसीलिए जहांगीर उनसे चिढ़ा हुआ था और इसी का फल था कि 1606 में उनको जो है जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दी गई, यानी मृत्यु दंड दिया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? ए रुपया,
बी लारी, सी टका और डी रुक्का। तो देखिए ये जो रुक्का था ये तांबे की मुद्रा थी। डी हमारा उत्तर है 77 का। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े हुए 4 घटनाक्रम यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए चाकन के किले पर विजय ये 1646 या 48 ये हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहने का मतलब ये हुआ। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हम 1657 से मान सकते हैं। अफजल खान का प्रकरण जो बहुत प्रसिद्ध रहा 1659 में हुआ और सूरत पर छत्रपति शिवाजी महाराज का धावा 1664 में हुआ। तो 1646 में चाकन की विजय हुई, उसके बाद मुगलों से मतभेद का प्रारंभ 1657 में, उसके बाद अफजल खान का अंत किया 1659 में और उसके बाद सूरत पर 1664। तो अब इन्हें कालक्रमानुसार करना है। तो चाकन एक सबसे पहले होगा, तो सी में नहीं है, डी में नहीं है, यानी ए बी में से कोई उत्तर है। 1 के बाद क्या होना चाहिए? तो 1 के बाद जो है 3 होना चाहिए। 1 के बाद 3 कहाँ है? ए में है। 1 के बाद 3 यानी मुगलों से मतभेद, 3 के बाद 2 यानी अफजल खान का प्रकरण और चौथा सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो चाकन सबसे पहले और सूरत सबसे बाद में। ठीक है, चलिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या है? तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। और कारण आर क्या है? मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, ये निश्चित रूप से सत्य है। 1761 में जब बाहरी आक्रमणकारी अफगानिस्तान के दुर्रानी सम्राट आया तो उसका सामना करने के लिए मराठे ही 1761 में पानीपत के मैदान में आए। उस समय तक मराठों का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पर था और कहा जाता था कि एक ही समय में मराठे घोड़े दक्षिण में कृष्णा नदी का और उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी का जल पीते हैं। मराठा पताका के विषय में था कि एक तरफ पूरब के तरफ वो कटक और पश्चिम के तरफ अटक तक के सरिया ध्वज लहराता था। तो निश्चित रूप से मराठे थे, लेकिन मराठों के पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी। उन्होंने अपना सारा ध्यान लगा दिया चौथ और सरदेशमुखी वसूलने में, और ये जो है निश्चित रूप से उनके पतन का कारण बना। नहीं तो मराठे बहुत शक्तिशाली हो गए थे, भारत में तो कोई चुनौती देने वाला नहीं था, इसीलिए बाहरी आक्रमणकारी आया अहमद शाह अब्दाली, और वो भी सप्लाई व्यवस्था की दिक्कत की वजह से मराठे हार गए। नहीं तो अहमद शाह अब्दाली की स्थिति खराब कर दिए होते मराठे तलवारों के सामने, मराठा घुड़सवार सेना के सामने उस समय कोई पड़ना नहीं चाहता था, सबको वो दबोच लेते थे। तो ए सही है परंतु आर गलत है, यही सी हमारा उत्तर है। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1526, 1761, 1556, 1857। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। दुर्रानी सम्राट और मराठों के बीच सदाशिवराव भाऊ ने मराठों का नेतृत्व इस युद्ध में किया था। बड़ा रोचक युद्ध है, कभी समय मिलेगा तो इस पर हम लोग 2-3 घंटे की चर्चा करेंगे, और पूरा जो है उस पर काम चल रहा है। अगला, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब जब मरा तो मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो निश्चित रूप से ताराबाई के हाथ में था। उसके बाद साहू जी महाराज के हाथ में आ गया। ठीक है, तो यह डी हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से 2001 से लेकर के 2021 तक ARO की परीक्षा में मध्यकालीन इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो कुल 81 प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे अधिक हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे, लगभग 250 से ज़्यादा ही।
जिसमें से मैंने काफ़ी छांटा। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री और सबसे कम मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको पढ़ाई भी इसी क्रम से करनी चाहिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।